नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो में। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली को लेकर के। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरें रहने वाली हैं। पहली खबर रहेगी दिल्ली से, जहां पर पुलिस ने नए साल से पहले देश की राजधानी में ऑपरेशन आघात शुरू कर दिया है और इस ऑपरेशन का मकसद है दिल्ली के क्राइम पर लगाम लगाना। इस ऑपरेशन के तहत 285 से ज्यादा अपराधियों को हिरासत में लिया जा चुका है। दूसरी बड़ी खबर रहने वाली है बांग्लादेश को लेकर के। देखिए, हिंसा यहां पर थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां पर मशहूर सिंगर जेम्स फरीदपुर में होने वाले कॉन्सर्ट हिंसा के कारण रद्द हो गया। कार्यक्रम में भीड़ ने ईंट और पत्थर फेंके हैं, जिससे कई लोग घायल हो गए हैं। तीसरी बड़ी खबर जिस पर बनी रहेगी इस खास पेशकश में नजर, वो है अमेरिका और चीन को लेकर के। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के ताइवान को हथियारों की बिक्री की मंजूरी देने पर चीन ने कड़ा रुख दिखाया है। ट्रंप प्रशासन के ताइवान को हथियार बिक्री पैकेज को मंजूरी देने पर चीन ने गुस्सा जाहिर किया है और गुस्साए चीन ने 20 अमेरिकी रक्षा फर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये 3 बजे की 3 बड़ी खबरें जिस पर इस खास पेशकश में बनी रहेगी नजर। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नए साल से पहले दिल्ली में ऑपरेशन आघात 3.0, आपराधिक मामलों में जुड़े हुए 285 आरोपी गिरफ्तार, हथियार और अवैध सामान बरामद। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक। नए जी राम जी कानून के खिलाफ करेगी देश भर में प्रदर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 राज्यों का दौरा, गोवा, कर्नाटक और झारखंड का करेंगी दौरा। पनडुब्बी में समुद्री यात्रा भी करेंगी। जीएसटी चोरी मामलों में भी यूपीएससीएफ की बड़ी कार्रवाई, 500 करोड़ जीएसटी चोरी के आरोपों में 8 लोग गिरफ्तार, फर्जी इनवॉइस बनाकर करते थे जीएसटी चोरी। और चलिए अब रुक कर लेते हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबर की और अब नजर पहली खबर पर डालते हैं। पहली खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली पुलिस ने नए साल के जश्न से पहले ऑपरेशन आघात 3.0 अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत संवेदनशील इलाकों में रात भर कार्रवाई चली, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के पास से पुलिस ने अवैध हथियार, शराब, गांजा और लाखों रुपए नगद जब्त किए हैं। इस अभियान का उद्देश्य नए साल पर अपराध मुक्त और सुरक्षित माहौल बनाना है, ताकि लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से उत्सव मना सके लोग। ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत पुलिस ने 285 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस अभियान के दौरान कुल 1306 लोगों को रोककर पूछताछ की गई है, ताकि आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके और कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। आप अपने टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए इस ऑपरेशन को समझिए। पुलिस ने अलग अलग आरोपियों से 21 अवैध हथियार भी बरामद किए हैं, जहां 27 वाहन, 12,000 से ज्यादा शराब की बोतलें, लगभग 2.5 लाख रुपए नगद, 7 किलो गांजा जब्त हुआ है। 16 आदतन अपराधियों को हिरासत में भी लिया गया है। तो देखिए, दिल्ली में ऑपरेशन आघात जारी है। दिल्ली में ऑपरेशन आघात के तहत 285 अपराधी पकड़े गए हैं। 1000 लोगों से पूछताछ हुई है, 21 हथियार बरामद हुए हैं, 2.5 लाख कैश बरामद की गई है, 7 किलो गांजा बरामद हुआ है, 12,000 शराब की बोतलें पकड़ी गई हैं। तो ये तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी हम देख पा रहे हैं, जहां पर न्यू ईयर से पहले जितने भी ये उपद्रवी हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ आदतन अपराधी हैं, कुछ यहाँ पर देखिए सिचुएशनल अपराधी भी हैं, जिनको भी गिरफ्तार जरूर किया गया है पुलिस के द्वारा। पूछताछ की जा रही है। आखिरकार ये जो 285 अपराधी पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ जारी है। इससे पहले आपको बता दें, 1000 से ज्यादा अपराधियों से पूछताछ भी की गई है पुलिस के द्वारा। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कंचन अरोड़ा हमारे साथ बनी हुई हैं दिल्ली से। कंचन, पुलिस के द्वारा ये जो ऑपरेशन आघात चलाया जा रहा है, किस प्रकार इसमें कार्रवाई की जा रही है? 285 अपराधी पकड़े गए हैं, क्या और भी धरपकड़ देखने को मिल सकती है?
जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से रात भर इस अभियान को चलाया गया है, जिसमें 285 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कई और लोग हैं जिनको लगातार हिरासत में लिया जा रहा है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में लगातार जो है वो दिल्ली पुलिस इसी तरीके से अभियान चलाती रहेगी, जिसमें कई 2 पहिया वाहन भी जब्त किए गए हैं, एक 4 पहिया वाहन इसमें जब्त किया गया है, कई किलोग्राम इसमें ड्रग्स को जब्त किया गया है, कई शराब की बोतलें इसमें जब्त हुई। जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लगातार नशे को लेकर के चीजें देखने को मिल रही थी, उसे लेके कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, और अगर बात कर ली जाए तो जो लगातार दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, इन तमाम चीजों को रोकने के लिए इस ऑपरेशन आघात की शुरुआत की गई है। जी बिल्कुल कंचन, और देखिए जो तस्वीरें नजर आ रही है इस वक्त, क्योंकि पुलिस के द्वारा ऑपरेशन अभियान चलाया जा रहा है, पुलिस इस पर कार्रवाई भी करती दिख रही है। दिल्ली पुलिस के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसका ग्राउंड जीरो पर किस तरह का असर है? देखिए, अगर ग्राउंड जीरो का जिक्र कर ले तो गणतंत्र दिवस बेहद करीब आ रहा है। आज 27 दिसंबर का दिन हो चुका और 1 महीने से कम का वक्त है जब दिल्ली पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस गणतंत्र दिवस में तिरंगा झंडा लहराते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में सुरक्षा के तमाम इंतजाम तो पहले से ही दिल्ली में किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी लाल किले ब्लास्ट के बाद से जो चीजें निकल के सामने आई थी, तो लगातार दिल्ली में सुरक्षा के 4 चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर ये इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन अब ऑपरेशन आघात के तहत ग्राउंड जीरो पर भी लगातार नकेल कसती हुई पर प्रशासन की तरफ से दिखाई दे रही है, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो नाबालिग हैं वो जिस तरीके से नशे का सेवन कर रहे हैं और नशे के सेवन के चलते एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, मोबाइल छीनना, लूटपाट। यहाँ पर न्यू ईयर का समय है और न्यू ईयर से पहले जिस तरीके से देखिए तैयारियों की बात कर ली जाए, और माना जा रहा है न्यू ईयर की वजह से ही ये तैयारियां भी हो रही हैं, ये पुलिस के द्वारा ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं, तो दिल्ली एनसीआर में किस तरह की तस्वीरें हैं सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि चंद ही दिन बचे हुए हैं नए साल के आगमन में? बिल्कुल, देखिए नए साल को लेकर के जो प्रशासन है, दिल्ली पुलिस है, और भी ज्यादा चाक चौबंद इंतजाम करने लग जाती है। आने जाने वाले वाहनों को पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है कि किसी वाहन के अंदर नए साल की पार्टी को लेकर के कहीं कोई ड्रग्स या कहीं ऐसे नशे की चीजें तो उसके अंदर नहीं रखी गई हैं, और अगर कोई नाबालिग तो नहीं उस तरीके से कर रहा है, क्योंकि नशे के चलते क्या होता है, कई ऐसी घटनाओं को भी लोग अंजाम दे देते हैं जो वो नहीं करना चाहते। ठीक है कंचन, तो कुल मिलाकर पूरी तैयारी नजर आ रही है ग्राउंड जीरो पर पुलिस की। आपका बहुत शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, तो दिल्ली पुलिस की तैयारियों की जानकारी हमने ले ली। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां बांग्लादेश से एक खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में कलाकार, परफॉर्मेंस और सांस्कृतिक संस्थाओं पर हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा है। ताजा मामला फरीदपुर की है, जो ढाका से करीब 120 किलोमीटर दूर है, जहां पर मशहूर सिंगर जेम्स का कॉन्सर्ट हिंसा की वजह से रद्द करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक ये कार्यक्रम एक स्कूल की वर्षगांठ के मौके पर होना था, लेकिन इससे पहले ही एक समूह ने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की, भीड़ पर ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जहां पर वहां मौजूद गवाहों के द्वारा यानी चश्मदीदों का कहना है कि छात्रों ने हमलावरों का सामना किया, लेकिन हालात बेकाबू होने पर स्थानीय प्रशासन के निर्देश पर कॉन्सर्ट को रद्द कर दिया गया। तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। पुलिस ने इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए, स्थिति को नियंत्रण में लिया गया, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। तो आखिरकार ये बांग्लादेशी गायक जेम्स है कौन, ये भी जानते हैं। देखिए, जेम्स की बात कर ली जाए तो पूरा नाम फारूक महफूज अनम जेम्स है। 2 अक्टूबर 1964 को नौगांव में इनका जन्म हुआ। पहचान है इनकी गायकी, यानी संगीतकार हैं ये, गिटारिस्ट हैं ये, कंपोजर हैं ये, और वहीं आपको बता दें कि फीलिंग्स बैंड के फ्रंटमैन के तौर पर इनको पहचान मिली है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं। फीलिंग्स बांग्ला रॉक के 3 बड़े नामों में से एक था। बांग्लादेश के कई सुपरहिट फिल्मों में हिट गाने इन्होंने गाए हैं। 2 बार बेस्ट सिंगर का बांग्लादेश नेशनल का फिल्म अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है, और इन्हीं का कॉन्सर्ट बांग्लादेश में, और उसी दौरान भीड़ जो है भड़क गई।
और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ सुधीर कुमार सोनी जी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं सुधीर कुमार सोनी जी। सुधीर जी, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। सुधीर जी, बांग्लादेश से लगातार एक के बाद इसी तरह की हिंसक खबरें सामने आ रही हैं और जिस सिचुएशन में अगर देखा जाए इस वक्त बांग्लादेश है, वैसे समय पर इस कॉन्सर्ट को कराना भी कहां तक सही साबित हो रहा है और उसकी का खामियाजा भुगतना भी पड़ रहा है। ये कैसे देख रहे हैं आप इस सिचुएशन को? देखिए, पहले तो आपके चैनल के दर्शकों और आपको नमस्कार। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो हिंसा, जो कट्टरवादी चरमपंथी जो लोग हिंसा कर रहे हैं, ये कोई मुद्दा नया नहीं है। आप जिस समय विभाजन हुआ था पाकिस्तान से बांग्लादेश का 1971 के अंदर में, उस समय भी सैकड़ों हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। जब बांग्लादेश से जब अलग किया, पाकिस्तान से अलग किया इसको, बांग्लादेश को, तो ये कोई आज नहीं है। उसके बाद धीरे से फिर कुछ हुआ, 2010 के बाद फिर ये बढ़ना शुरू हुआ। तो ये जो आज चरमपंथी वहां एक नाकारा सरकार जो बैठी है, क्योंकि वो नॉमिनेटेड सरकार है, वो कोई लोगों के द्वारा लोकतंत्र के तरीके से चुनी हुई सरकार नहीं है। तो वहां पर जिस तरह से हत्याएं की जा रही है, केवल हिंदुओं की बात नहीं करना चाह रहे हम। यहाँ पर जो क्रिश्चियन है, उनके करीब करीब 150 चर्चों के ऊपर हमला किया है। 25 तारीख को देखिए, उनके चर्च पे, कैथोलिक चर्च के ऊपर में एक 2001 में भी एक बम धमाका हुआ था, जिसके अंदर में 10 जो लोग थे बेचारे वो मारे गए थे। तो ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि केवल इसको सांप्रदायिक हिंदू और मुसलमान की दृष्टि से ना देखें। ये चरमपंथी और कट्टरपंथियों की एक जमात है जो इस तरह से केवल बांग्लादेश में ही नहीं, ये आप देखिए पूरा परिदृश्य, अगर पूरे भौगोलिक स्थिति की बात करें, पूरे विश्व में इस तरह की जो नफरत है एक दूसरे के प्रति, वो बढ़ रही है। बिल्कुल। और जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर बांग्लादेश की अगर बात हम कर ले, तो बांग्लादेश में लगातार 2 हिंदू युवकों को देखिए अभी देखने को मिला, एक अमृत और एक दीपू दास। इन दोनों की हत्या की जाती है जबरन, इनको मॉब लिंचिंग के ही शिकार हुए हैं सर ये, और इसके बाद इनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद एक कॉन्सर्ट होता है, उसमें पत्थरबाजी। आखिरकार क्या माना जाए, क्या स्थिति है, क्या बांग्लादेशी दिखाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है इस देश में क्या हो रहा है? देखिए, ये जैसे मना पूरा लोकतंत्र ढांचा जो है वो ध्वस्त हो गया है। वहां सरकार पूरी तरह नाकाम और नाकारा और निकम्मी हो चुकी है। उनका किसी भी पुलिस और फौज के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, जिससे उपद्रवी जो 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 सो कॉल्ड रेडिकल लोग हैं, जो चरमपंथी हैं, कट्टर हैं, उनको इस तरह का खुला वातावरण मिल रहा है कि जो जो चाहे वो कर रहे हैं। अगर आप अभी देखें तो पीछे कुछ गांव के अंदर में, जुलाई के अंदर में, पूरे हिंदू गांव के अंदर में पूरी आगजनी की, लूटपाट की, बलात्कार किया, लेकिन प्रशासन जो था वो प्रशासन केवल मूक दर्शक बनाओ के देख रहा था वहां। तो सुधीर जी, ऐसे में चुनाव कैसे कराएंगे? जो जिस चुनाव की बात करते नजर आ रहे हैं कि चुनाव होगा, तारिक रहमान जो है वो वापस आ गए हैं 17 साल बाद यहाँ पर, तो कैसे चुनाव होंगे अगर इसी तरह की स्थिति? एक कॉन्सर्ट तो ये करा नहीं पा रहे हैं, तो फिर चुनाव कैसे होगा? देखिए, जिस तरह, बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह की व्यवस्था वहां जिस तरह से बढ़ रही है, अव्यवस्था और कानून का जो दंगा नाच वहां हो रहा है, मुझे नहीं लगता है वहां पर निष्पक्ष को चुनाव हो सकते हैं। वो रहमान जी, मुझे लगता है एक ही पार्टी आएगी और एक ही पार्टी सरकार बनाएगी, ऐसा अंदेशा है मुझे। निष्पक्ष चुनाव की कोई गारंटी नहीं है वहां जिस तरह का प्रशासन चल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जो स्थितियां देखने को मिल रही है, कोई पार्टी उभर कर सामने भी नहीं आ रही है। यहाँ पर एक पार्टी को उन्होंने बैन ही कर दिया है पूरी तरह से, दूसरी पार्टी जो है अब 17 साल बाद जिस उम्मीद से वापस आए हैं, कहीं ना कहीं वो उम्मीद भी सफल होती जरूर नजर आ रही है। हालांकि अगर रहमान की पार्टी को लेकर के, बीएनपी को लेकर के बात कर ले हम सुधीर जी, क्या लगता है कितना अगर उनकी सरकार आती है तो ये जो उपद्रव हो रहे हैं या फिर भारत विरोधी जो तरीके नजर आ रहे हैं खास तौर पर, क्या उन पर रोक लग सकती है या फिर ऐसे ही रहेगा मामला? देखिए, इसको अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सरकार को इन सब चीजों को कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में, फौज को और पुलिस को अपने हाथ में पूरे तरह से लेने में कुछ समय लगेगा। लेकिन नियत लग रही है क्या आपको? नियत उनकी लग सकती है क्या बीएनपी की? अगर हम इतिहास पर जाए, उनके पूरी अगर जिस तरह का विजुअल उनका हमेशा से रहा है उस पर अगर हम नजर डालें तो क्या समझा जा सकता है? उनकी सोच है इनको शांत करने की? नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा उनके पास। अभी आप देखिए, भारत सरकार ने उनके जो हाई कमिश्नर है उसको 2 दफा मंत्रालय में बुला के उनको मतलब जिस तरह से जो कहना चाहिए, अपना विरोध दर्ज करना चाहिए, वो किया है।
और अगर इसी तरह रहा जिस तरह से वो क्रिश्चियनों के चर्च को जला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, तो पूरे विश्व में अलग थलग पड़ जाएंगे, तो उनका सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। तो उनके पास कोई चारा नहीं कि ये जो जिस तरह की हरकतें वहां हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए। चलिए सुधीर जी, आपका बहुत शुक्रिया HNN को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दो बड़ी खबरों पर हमने चर्चा कर ली है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद तीसरी सबसे अहम खबर पर करेंगे चर्चा। बने रहिए। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी घोगा कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोगा कॉफ सिरप। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। और अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर। देखिए, दुनिया की 2 महाशक्तियों के बीच तनाव एक बार फिर चरम सीमा पर पहुंच चुका है। मामला ताइवान का है, लेकिन इसकी तपिश वाशिंगटन से लेकर के बीजिंग तक महसूस की जा रही है। अमेरिका ने जैसे ही ताइवान को हथियारों का एक विशाल जखीरा देने का फैसला लिया, चीन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका की बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियों के दरवाजे अपने यहां हमेशा के लिए बंद करने का फरमान सुना दिया। अब चीन ने जो कदम उठाया है वो बेहद ही सख्त है और व्यापक है। अमेरिका की 20 डिफेंस कंपनियां और 10 बड़े अधिकारी अब चीन की ब्लैकलिस्ट में डाल दिए गए हैं। इन प्रतिबंधित कंपनियों की लिस्ट में विमान बनाने वाली मशहूर कंपनी बोइंग की सेंट लुइस ब्रांच का नाम सबसे ऊपर है। इसके अलावा नॉर्थरॉप ग्रुमन सिस्टम्स कॉर्पोरेशन और L3 हैरिस मैरीटाइम सर्विसेज जैसी दिग्गज कंपनियों पर भी गाज गिरी है, क्योंकि चीन ने एक सख्त रुख अपनाते हुए इसे पूरी तरह से बैन कर दिया है। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। धन्यवाद मैडम। संदीप जी, सबसे पहले तो ये पूरा सिचुएशन और उसके बाद चीन के द्वारा लिए गए इस एक्शन का रिएक्शन क्या कहेंगे आप?
देखिए, जब भी ताइवान की बात आती है, क्योंकि ताइवान और चीन के बीच में हमेशा तलवारें खिंची रहती है, या ये कहिए कि उनके बॉर्डर पर हमेशा हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसा माहौल रहता है। तो ऐसे में अगर कोई देश हिंदुस्तान की मदद करता है, या आपको याद होगा जब राफेल आया था तो चाइना हमारा पड़ोसी था, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी था, मीडिया में चला था, वो लोग थर थर कांपने लगे थे। तो कहीं ना कहीं उन देशों की टेंशन बढ़ जाती है जब एक देश मजबूत होता है। ताइवान को लगातार चाइना परेशान करता है, उनके बॉर्डर का अतिक्रमण करने की कोशिश करता है, और ऐसे में अगर अमेरिका उनको बड़ी मदद करता है, हथियारों का बड़ा जखीरा देता है, तो देखिए चीन की टेंशन बढ़ना लाजमी है, क्योंकि हथियारों के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में अमेरिका की तुति बोलती है। हर कोई अमेरिका के हथियार लेना चाहता है, हर कोई अमेरिका से डिफेंस सिस्टम लेना चाहता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चीन ने अपनी नाराजगी दिखाई है, और चीन ने जो कंपनियां हथियार, चूंकि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि चीन और अमेरिका के बीच में जो सबसे बड़ा कंपटीशन है वो ट्रेड जो है, वो ट्रेड है हथियारों का, डिफेंस का। पूरी दुनिया को चीन भी अपने हथियार, जहाज, फाइटर प्लेन, सब चीजें सप्लाई करने का काम करता है, और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस अमेरिका भी हथियारों का और अपने फाइटर प्लेन्स का करता है। और बोइंग को आप जानते हैं, पूरी दुनिया में बोइंग की फ्लाइट्स उड़ाई जाती हैं, जितनी भी एयरलाइंस है सभी के पास बोइंग की फ्लाइट होंगी। तो ऐसे में चाइना ने ये अपना रुख दिखाया, एक तरीके से विरोध। लेकिन संदीप जी ये जो तस्वीर नजर आ रही है चाइना से, कितना ऑब्वियस रिएक्शन है चाइना का, ये इतना ऑब्वियस रिएक्शन चाइना के द्वारा दिया गया। और दूसरी बात, ये पहली बार नहीं है। देखिए, अमेरिका और चाइना जो है इस वक्त, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए, टैरिफ के समय पर जाए, तो टैरिफ से लेकर के अभी तक लगातार चीन एक के बाद एक बड़े जवाब अमेरिका को दे रहा है। देखिए, अमेरिका और चीन के बीच में आजकल सीधी टक्कर है ट्रेड को लेकर के। डॉलर को लेकर भी इनके बीच में हमेशा लड़ाई रही है। चीन चाहता है कि डॉलर कमजोर हो जाए, अमेरिका डॉलर को मजबूत करना चाहता है। हथियारों की बात करें तो हथियारों के मामले में चीन चाहता है पूरी दुनिया को हथियार मैं सप्लाई करूं, और चाइना चाहता है कि पूरी दुनिया को हथियार मैं सप्लाई करूं। जिस तरीके से आपने टैरिफ का मामला देखा, वो भी एक बड़ी रोचक जंग दोनों देशों के बीच में चलती रही। और अब ताइवान बीच में आ गया है कि ताइवान को लेकर के किस तरीके से अमेरिका ताइवान को मजबूत करना चाहता है, चाइना से टक्कर देने लायक उसको बनाना चाहता है, और चाइना लगातार ताइवान को कमजोर करना चाहता है। तो चीन ने कहीं ना कहीं एक ये मैसेज देने की कोशिश की है। बिल्कुल। और संदीप जी, ये जो मैसेज दिया है चीन ने, अब एक्शन का रिएक्शन चाइना ने दिखा दिया। अब देखने वाली बात होगी इस रिएक्शन का एक्शन अमेरिका की तरफ से क्या देखने को मिलता है। आपका बहुत शुक्रिया संदीप जी, HNN न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में हमने तीनों अहम खबरों पर रुख किया है, और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।